आज से कुछ टाइम पहले मैंने ये ट्वीट देखा। ये ट्वीट एक एनोनिमस स्टार्टअप फाउंडर ने किया था, जिसमें उनका कहना था कि मैं बेंगलुरु से प्यार करता हूँ, मेरी फैमिली यहाँ सेट है, लेकिन जबरदस्ती लैंग्वेज इम्पोज करना उनको धीरे धीरे मजबूर कर रहा है कि वो वापस अपने होम टाउन चेन्नई में अपनी कंपनी सेटअप कर लें। उन्होंने ये भी कहा कि बेंगलोर ने उनको सब कुछ दिया है और ऐसे टफ सिचुएशन जहाँ बेंगलोर ऑलरेडी अपना टैलेंट हैदराबाद और पुणे जैसी सिटीज को लूज कर रहा है, वहाँ एक और लैंग्वेज बिल काफी नुकसानदायक होगा। दरअसल कर्नाटका गवर्नमेंट का कनाडा ओनली पॉलिसी ने टेक इंडस्ट्री को काफी टेंशन में डाल दिया है। ये बिल प्राइवेट कंपनीज के लिए था, जिसमें कंपनीज को प्रायोरिटाइज करना था कि वो ग्रुप सी और ग्रुप डी कैटेगरी पोजीशन के लिए कनाडिगास लोगों को हायर करें। अब इसका इंपैक्ट हुआ कि काफी सीईओज, इंडस्ट्री लीडर्स और एम्प्लॉयज ने बताया कि ये डिस्क्रिमिनेशन है उन लोगों के साथ जो कर्नाटका से बिलोंग नहीं करते हैं लेकिन रह रहे हैं, ताकि फाइनेंशियली अपना घर सपोर्ट कर सकें। हालांकि अभी कर्नाटका गवर्नमेंट ने इतना बैकलैश देखते हुए इस बिल को ड्रॉप कर दिया है, लेकिन हो ना हो इसने एक बड़ा मुद्दा छेड़ दिया है लोकल पॉपुलेशन और बाहर से आए हुए वर्किंग क्लास में। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी वानी नास्कॉम ने इस बिल की कड़ी निंदा की है और कहा है ऐसे कर्नाटका अपनी टेक सिटीज को हैदराबाद जैसी बड़ी और फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटीज को लूज कर देगा। लेकिन ये डिस्क्रिमिनेशन और लॉस ऑफ टैलेंट टू हैदराबाद ने काफी मुद्दों को जन्म दिया है, जैसे हैदराबाद कैसे धीरे धीरे आईटी और आईटीज कंपनीज को न्यू होम बनाता जा रहा है, कैसे पिछले कुछ टाइम से गवर्नमेंट हैदराबाद में आईटी पार्क्स, मल्टीपल स्पेशल इकोनॉमिक जोन और रैपिड इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दे रही है। हैदराबाद रेडी हो रहा है बेंगलुरु को पीछे छोड़ने के लिए, इंडिया की नंबर 1 टेक सिटी बनने के लिए। और यही कारण है कि अब लोग हैदराबाद और बेंगलुरु को ट्विटर पे कंपेयर कर रहे हैं कि कौन सी सिटी बेस्ट है इन्वेस्टमेंट, वर्किंग, एंटरप्रेन्योरशिप, आईटी और रहने के लिए। और अपने आज इसी वीडियो में हम कंपेयर करेंगे हैदराबाद और बेंगलुरु को, कौन सी सिटी होगी इंडिया की सबसे बड़ी आईटी और इन्वेस्टर फर्स्ट चॉइस सिटी। हमारे कंपैरिजन बेस्ड होगा कुछ टर्म्स पर, जैसे कि आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, कंपनीज, जॉब अपॉर्चुनिटीज, कॉस्ट ऑफ लिविंग, क्वालिटी ऑफ लाइफ, स्टार्टअप इकोसिस्टम और कनेक्टिविटीज के मामले पर। इसके साथ साथ हम देखेंगे हैदराबाद को और क्या क्या करना पड़ेगा फ्यूचर सस्टेनेबिलिटी के लिए और बेंगलुरु को क्या सुधार करना पड़ेगा। तो चलिए अपनी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप क्या सोचते हैं, इन दोनों में से कौन सी सिटी बेहतर है। कमेंट्स में जरूर बताएगा अपने ओपिनियंस और रीजन भी बताएगा क्यों लगता है ये सिटी ज्यादा बेहतर है उस सिटी से। अपने रिसर्च के दौरान हमें कुछ चौंका देने वाले रीजंस मिले, जिसकी वजह से धीरे धीरे हैदराबाद नया बेंगलुरु बनता जा रहा है। तो दोस्तों, बेंगलुरु कर्नाटक की कैपिटल होने के साथ साथ 11 मिलियन वाली थर्ड मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी है इन इंडिया और वर्ल्ड में 27वीं मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी है। मल्टीपल इकोनॉमिक जोन्स के साथ साथ आईटी पार्क्स की वजह से ये सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। बेंगलुरु अपने टैक्स रिबेट, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम, जॉब अपॉर्चुनिटीज और हाई क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की वजह से दुनिया भर के फॉरेन इन्वेस्टर्स और एमएनसीज का फेवरेट बन चुका है। बेंगलुरु के आईटी पार्क्स फाइनेंशियल ईयर 2022 से 2023 में लगभग 27% के ग्रोथ के साथ 3.28 लाख करोड़ के हैं, जो पूरे इंडिया के आईटी एक्सपोर्ट्स का 42% था। करंटली कर्नाटका में 14,000 स्टार्टअप्स हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं लगभग $164 बिलियन एनुअली इन जीडीपी, जो टोटल जीडीपी का 38 to 40% है। इसके अलावा बेंगलुरु स्टार्टअप ब्लिंक द्वारा ऑर्गेनाइज ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स में 8th पोजीशन में है पूरे वर्ल्ड में। करंटली इंडिया के 104 में से 40 यूनिकॉर्न खाली बेंगलुरु से ही आते हैं। यहाँ तक कि 2021 में कई बड़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने बेंगलुरु को टॉप 25 ग्लोबल सिटी ऑफ फ्यूचर बताया है। इसके अलावा एक रिपोर्ट ने बेंगलुरु को 3rd पोजीशन पे रैंक किया था टॉप 10 एरोस्पेस सिटीज इन द वर्ल्ड में। लेकिन आखिर ऐसा क्या है जो बेंगलुरु को इतना स्पेशल बनाता है कंपनीज के लिए? स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की वजह से यहाँ पर 24/7 इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल रहती है, जो कंपनीज को एक एज देती है बिना किसी रुकावट के काम करने का। साथ ही साथ कर्नाटका की गवर्नमेंट ने रेड टेपिज्म यानी फीताशाही को एकदम जड़ से खत्म कर दिया है। ये इनिशिएटिव सिंगल विंडोज के क्लियरेंस के थ्रू नई कंपनीज को सेटअप करने में मदद करता है, जिससे समय और पैसा दोनों ही बचता है। इसके अलावा जिन कंपनीज को वर्ल्ड क्लास ह्यूमन रिसोर्सेज यानी स्किल्ड और टैलेंटेड मैन पावर की जरूरत होती है, वो बेंगलुरु में इजीली अवेलेबल होता है। यानी स्किल्ड लेबर्स ना केवल हुनर में मंद होते हैं बल्कि काफी देशों के मुकाबले सस्ते भी होते हैं। टॉप आईटी कंपनीज जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एसेंचर, आईबीएम, ओरेकल और अमेज़न जैसी कंपनीज बेंगलुरु में मौजूद है। इनके अलावा इंडिया का ऑलमोस्ट सभी बड़े स्टार्टअप्स जैसे जूम कार, ग्रो, स्विगी, रेजर पे, डुंजो और ओयो बेंगलुरु से ही है। यही नहीं, प्रेजेंट टाइम में लगभग 7,000
स्टार्टअप्स बेंगलोर से ही हैं। देखा जाए तो हर कंपनी अपना ऑफिस बेंगलोर में खोलना चाहती है, लेकिन बीते कुछ सालों में बेंगलुरु से लगभग 600 किलोमीटर दूर नॉर्थ में एक ऐसी सिटी डेवलप हो रही है जो बेंगलुरु को भी पीछे छोड़ने की तैयारी कर रही है। 1990 में इकोनॉमी के खुलने के बाद बेंगलुरु के नक्शे कदम पर हैदराबाद भी आईटी फील्ड में धीरे धीरे आगे आ रहा था। हैदराबाद इंडिया की 6th लार्जेस्ट सिटी है, जिसकी टोटल पॉपुलेशन 8.7 मिलियन है। अब हम सभी हैदराबाद को उसकी हिस्ट्री, कल्चरल हेरिटेज, लैंग्वेज और सबसे इंपॉर्टेंट फूड के लिए जानते थे। आज वही हैदराबाद प्रेजेंट टाइम में बेंगलुरु के बाद आईटी कंपनीज को रन करने वाला भारत का दूसरा सबसे बड़ा शहर बन चुका है। अकेले हैदराबाद के दम पर आज तेलंगाना के आईटी और आईटी एक्सपोर्ट्स ने लगभग 11% की ग्रोथ दिखाई है और जीडीपी में टोटल 2.68 लाख करोड़ का कंट्रीब्यूशन किया है फाइनेंशियल ईयर 2024 में। ये एक्सपोर्ट्स साल 2024 के मुकाबले 2021 में टोटल 11.32% तक बढ़ गए हैं। यही नहीं, हैदराबाद इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट आईटी एक्सपोर्ट्स भी है आफ्टर बेंगलुरु। हैदराबाद टोटल $95 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट करता है एनुअली। अपनी एडवांस हाईटेक सिटी के नाम पर हैदराबाद बड़ी कंपनीज जैसे गूगल, Amazon, सैमसंग और सभी को अट्रैक्ट करने में सक्सेसफुल रही है। और आप इसी से समझ सकते हैं कि हैदराबाद आज कितना इंपॉर्टेंट है कि Amazon का वर्ल्ड में सबसे बड़ा ऑफिस आज हैदराबाद में सिचुएटेड है। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट का सबसे बड़ा रिसर्च सेंटर यूएस के बाहर हैदराबाद में मौजूद है। यही नहीं, टीसीएस, विप्रो, टेक महिंद्रा का रिसर्च सेंटर भी यही मौजूद है। इसी वजह से साइबराबाद कहे जाने वाला हैदराबाद को वर्ल्ड में टॉप आईटी एक्सपोर्टर्स में गिना जा रहा है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि हैदराबाद को बेंगलुरु के लिए खतरा बताया जा रहा है? सवाल बनता जा रहा है कि क्यों इन्वेस्टर्स के लिए धीरे धीरे हैदराबाद फर्स्ट चॉइस बनता जा रहा है ओवर बेंगलुरु। चलिए अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहले समझते हैं व्हाई इज बेंगलुरु बिकमिंग वर्स्ट। जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है, बेंगलुरु का फास्ट पेस डेवलपमेंट उसकी ग्रोथ का शिकार बनता जा रहा है। रैपिड एक्सपेंशन की वजह से रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड नहीं किया गया था, जिसका रिजल्ट यह है कि बेंगलुरु के कई एरियाज रोड्स नैरो हैं और ट्रैफिक कंजेशन मेजर इशू बन चुका है। टॉमटॉम द्वारा 2022 में पब्लिश किए गए ट्रैफिक इंडेक्स के अकॉर्डिंग बेंगलुरु इज द सेकेंड वर्स्ट कंजेस्टेड सिटी इन द वर्ल्ड बन चुका है, जबकि 2021 में ये वर्ल्ड की 10th मोस्ट कंजेस्टेड सिटी था। बेंगलुरु ट्रैफिक के हालात इतने बुरे हैं कि एक साल में बेंगलुरु के लोग 260 घंटे यानी लगभग 11 दिन सिर्फ ड्राइव करते हुए बिताते हैं और 134 घंटे यानी लगभग 5 दिन से ज्यादा ट्रैफिक कंजेशन में बिताते हैं। बेंगलुरु का इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स इतना बड़ा ग्लोबल कंसर्न बन चुका है कि एनुअली बेंगलुरु 20,000 करोड़ से ज्यादा का लॉस कर रहा है ट्रैफिक कंजेशन की वजह से। इसके अलावा बेंगलुरु में लिविंग कॉस्ट काफी हाई है, स्पेशली अगर आप रेंट, ग्रोसरीज और लाइफस्टाइल के फैक्टर्स को कंसीडर करें। रियल एस्टेट प्राइसेस यहाँ पर स्काई रॉकेटिंग है, जो न्यू बिजनेसेस है और प्रोफेशनल्स है उनके लिए एक मेजर कंसर्न बन चुका है। शशांक रस्तोगी जो टीसीएस में काम करते हैं, उन्होंने बताया कि 2020 में जब वो टीसीएस में वर्क कर रहे थे, उनका कॉस्ट ऑफ लिविंग 30,000 था और उनकी सैलरी 21,000। उन्होंने बताया दुख की बात यह है कि कंपनी आज भी सेम पैकेज पर उनको हायर करना चाहती है, जबकि एवरेज 1 BHK का कॉस्ट बेंगलुरु में 21,000 है एज पर रिपोर्ट्स। यही नहीं, मार्केटिंग प्रोफेशनल संची मिश्रा ने बताया कि कोविड के बाद जिस फ्लैट में वो 20,000 में रहती थी, वो आज 65,000 का हो गया है, जो दिखाता है 44% का इजाफा रेंट में, जिसकी वजह से उनको गुड़गांव शिफ्ट होना पड़ा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ गुड इज हैदराबाद। दोस्तों, तेलंगाना गवर्नमेंट ने अभी काफी तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन और बेसिक फैसिलिटीज पर वर्क कर रही है। इसके अलावा टैक्स रिबेट्स करके तेलंगाना गवर्नमेंट ने पूरी कोशिश की है कि वो बड़ी एमएनसीज और फॉरेन इन्वेस्टर्स को ला सके। यानी गवर्नमेंट ने 2015 में आईटी हब लॉन्च किया था, जो एक इनिशिएटिव था तेलंगाना गवर्नमेंट का, जो कि उनके लिए गेम चेंजर साबित हुआ। यहाँ पे स्टार्टअप्स को मेंटरशिप, फंडिंग, नेटवर्किंग और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाता है, जो उनको ग्रो करने में मदद करता है। 2022 में टी हब ने लगभग 100+ इनोवेशन प्रोग्राम और 2000 से ज्यादा स्टार्टअप्स को स्केल करने में मदद की थी। इसके अलावा टी हब्स कॉर्पोरेट इनोवेशन प्रोग्राम ने लगभग 600 इंटरनेशनल और नेशनल कॉर्पोरेट्स को 2000 मेंटर कनेक्शंस बिल्ड किए थे। टी हब के लैब 32 और टी ट्राइब जैसे इनिशिएटिव्स ने स्टार्टअप्स को अर्ली स्टेज मेंटरशिप और रिसोर्सेज प्रोवाइड किए, जो उन्हें आइडिया से एग्जीक्यूशन तक जाने में काफी मददगार रहे। टी हब के सक्सेस देखते हुए तेलंगाना गवर्नमेंट ने टी हब 2.0 लॉन्च कर रही है, जिसका उद्देश्य है भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को टेक्नोलॉजिकली आगे बढ़ाना। ये 10 स्टोरी टी शेप फैसिलिटी है, जो 5,82,689 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है और दुनिया का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजिकल इंक्यूबेटर है। इसके बाद दूसरे नंबर पे
फ्रांस का स्टेशन एफ इंक्यूबेटर आता है। टी हब 2.0 का विजन है कि अगले 5 सालों में 2000 से ज्यादा स्टार्टअप्स को अपने प्रोग्राम्स और इंटरवेंशंस के माध्यम से इंपैक्ट करें। ये नए और अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स को इंक्यूबेशन और एक्सेलरेशन एक्टिविटीज के जरिए सपोर्ट करेगा। साथ ही इस नए बिल्डिंग में जापान, कोरिया और दुबई जैसे देशों के इंटरनेशनल पार्टनर्स भी होंगे जो ग्लोबल इनोवेशन इकोसिस्टम को मजबूती देंगे। इसके अलावा हैदराबाद का बेंगलोर का टक्कर देने के पीछे एक और रीजन है वर्ल्ड क्लास स्किल्ड वर्कफोर्स। अब बात करें हैदराबाद की तो फिलहाल यहाँ रियल एस्टेट अफोर्डेबल है और यहाँ हाउसिंग ऑप्शंस काफी रीजनेबल प्राइसेस पे अवेलेबल हैं। यहाँ के रेंट बेंगलुरु के मुकाबले करीब 20% कम है, जो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है स्टार्टअप और यंग प्रोफेशनल्स के लिए। इसके साथ हैदराबाद में है इंडिया के 350 से ज्यादा टॉप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, जिनको एशिया में टॉप 12% यूनिवर्सिटीज में रैंक किया गया है एकेडमिक रेपुटेशन और अफोर्डेबिलिटी के बेसिस पर। एक और प्लस पॉइंट है जो हैदराबाद के पास है, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, बेंगलोर जैसी सिटीज के मुकाबले अफोर्डेबल रियल एस्टेट। 2023 में हैदराबाद की आईटी और आईटीज कंपनीज में लगभग 9 लाख लोग वर्किंग थे। अब चूंकि कम पैसे में हाईली एडवांस ऑफिसेज का यूज करके कंपनीज अपनी बिजनेस कॉस्ट कटिंग करती हैं, तो उनके लिए हैदराबाद एक फेवरेबल प्लेस है इन्वेस्टमेंट और स्टार्टअप के लिए। इसके अलावा गवर्नमेंट फ्लाईओवर्स, ब्रिजेस और मेट्रोज का कंस्ट्रक्शन तेजी से कर रही है ताकि कंपनीज और वर्कर्स को फास्ट एंड स्मूथ ट्रांसपोर्टेशन मिले और वर्क प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो सके। यही नहीं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स होने की वजह से बेंगलुरु की तरह हैदराबाद में भी 24/7 इलेक्ट्रिसिटी प्रेजेंट रहती है ताकि ऑफिसेज बिना रुकावट के काम कर सके। साथ ही ई कॉमर्स जाइंट अमेजॉन ने अपना अब तक का सबसे बड़ा ऑफिस हैदराबाद में बनाया है, जो कि 9.5 एकर्स का है, जहां एक बार में 15,000 से ज्यादा लोग काम करेंगे। यही नहीं, उबर भी $50 मिलियन का इन्वेस्टमेंट कर रही है, जो आने वाले समय में सबसे बड़ी इंटरनेशनल फैसिलिटी होगी। ओवरऑल हैदराबाद का डेवलपमेंट काफी प्लान्ड और सिस्टमैटिक रहा है। यहाँ पर वाइड रोड्स, वेल प्लान्ड टेक पार्क्स और इंटीग्रेटेड टाउनशिप ने कनेक्टिविटीज को स्ट्रॉन्ग बनाया है, जिसने कंपनीज को अट्रैक्ट किया है पिछले कुछ सालों में। एक और मेजर कारण रहा है जिसकी वजह से कंपनीज हैदराबाद की ओर अट्रैक्ट होती जा रही हैं, और वो बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, वो है लो क्राइम रेट। एनसीआरबी 2022 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बेंगलोर में 46,187 क्राइम्स रिपोर्ट किए गए, जो कि 27% ज्यादा थे 2021 के मुकाबले। यानी बेंगलोर में एक घंटे में 5 क्राइम केसेस रजिस्टर होते हैं, जो कि अनफेवरेबल बनाती है अब रहने के लिए और बिजनेसेस के लिए। वहीं दूसरी तरफ एनसीआरबी 2022 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हैदराबाद इज द 3rd मोस्ट सेफेस्ट मेट्रो सिटी इन इंडिया है। यही नहीं, हैदराबाद में 1 मिलियन लोगों पर 2,599 क्राइम कमिट होते हैं। वहीं दिल्ली में 1 मिलियन लोगों पर 18,596 है। इन सब के अलावा हैदराबाद की वजह से तेलंगाना की जीडीपी पर काफी असर हुआ है। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक हैदराबाद की जीडीपी साल 2035 तक $201 बिलियन की हो जाएगी। नाइट फ्रैंक इंडिया की रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग हैदराबाद ने पिछले 5 सालों में रियल एस्टेट में 172% का ग्रोथ शो किया है। मर्सर 2023 के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्वालिटी ऑफ लिविंग इंडेक्स में हैदराबाद है 153 रैंक पर, वही बेंगलोर 156 रैंक पर। हालांकि ये नंबर दोनों ही सिटीज का गिर गया है। ओवरऑल हैदराबाद तेजी से ग्रो कर रही है, और यही कारण है कंपनीज अब धीरे धीरे बेंगलोर से हैदराबाद शिफ्ट हो रही हैं। जहां बेंगलोर सिर्फ अपनी आईटी इंडस्ट्री पर डिपेंडेंट है, वहीं हैदराबाद आईटी के साथ और भी सर्विसेज जैसे मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस इंडस्ट्री इत्यादि पर रिलाई करता है। आपको शायद जानकर हैरानी होगी, हैदराबाद वैक्सीन सेंटर ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, क्योंकि हैदराबाद इंडिया के 65% वैक्सीन मैन्युफैक्चर करता है, जिसकी वजह से इसको जिनोमी वैली ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं कैसे हैदराबाद खाली आईटी में ही नहीं बल्कि दूसरे फील्ड्स में भी तरक्की कर रहा है और उन पर भी इक्वली ध्यान दे रहा है। एडमिनिस्ट्रेटिवली भी हैदराबाद बेंगलोर से आगे है, जिसका मेजर कारण है 1950 से 1970 के बीच में स्टैब्लिश्ड हुई भेल, डीआरडीओ, एनएफसी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और एनएमडीसी जैसी बड़ी गवर्नमेंट संस्थाएं। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो 2014 में तेलंगाना के फॉर्मेशन के बाद हैदराबाद ने काफी तेजी से ग्रो किया है और अब इसने पूरी रफ्तार पकड़ ली है। वहीं दूसरी ओर बेंगलोर, जो एक टाइम पर इंडिया का आईटी कैपिटल था, अपने फ्यूचर, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और अर्बन प्लानिंग के इश्यूज की वजह से आज स्ट्रगल कर रहा है। लेकिन हैदराबाद अपनी प्लान्ड ग्रोथ और स्ट्रेटेजिक विजन की वजह से वहां से आने वाले कुछ सालों में एक टॉप आईटी डेस्टिनेशंस के रूप में उभरेगा। फिलहाल के लिए तो बेंगलुरु काफी आगे है आईटी इंडस्ट्री में, लेकिन एक बात जो बेंगलुरु को काफी परेशान की हुई है वो है वाटर क्राइसिस। बीते कुछ सालों में बेंगलुरु का वाटर क्राइसिस काफी सीरियस हो चुका है। सिटी का डिमांड हर दिन 2100 मिलियन लीटर्स का है, लेकिन सप्लाई सिर्फ 1450 लीटर्स की है। इसका मेजर रीजन है सिटी का रैपिड अर्बनाइजेशन और डिक्लाइनिंग ग्राउंड वाटर लेवल्स। बेंगलुरु का ग्राउंड वाटर लेवल हर साल 10-12 मीटर तक नीचे जा रहा है। एक्सपर्ट्स की माने तो अगर ये पैटर्न कंटिन्यू रहा तो 2030 तक बेंगलुरु की 50% पॉपुलेशन वाटर शॉर्टेज फेस करेगी। यही नहीं, एक रीसेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बेंगलुरु की आईटी कंपनी
कंपनीज 15 लाख एम्प्लॉइज को वर्क फ्रॉम होम ऑप्शंस के लिए फोर्स कर रही हैं ड्यू टू वाटर क्राइसिस। अब बेंगलुरु को रेस में सबसे आगे बने रहने के लिए सभी चीजों पर तेजी से वर्क करना होगा, न केवल अर्बन प्रॉब्लम्स बल्कि बेंगलुरु को अपने टैलेंट पूल को भी स्ट्रेंथन करना होगा और वर्क फोर्स को स्किल्ड बनाने के लिए कुछ पॉलिसीज को डेवलप करना पड़ेगा। बेटर वर्क लाइफ बैलेंस को भी मेंटेन करना होगा, जहां आईटी प्रोफेशनल्स को काफी स्ट्रेस और लॉन्ग वर्किंग आवर से गुजरते हैं जो वर्क लाइफ बैलेंस को डिस्टर्ब करता है। तो दोस्तों ये था बेंगलुरु वर्सेस हैदराबाद आईटी सुप्रीमेसी का एक डिटेल्ड एनालिसिस। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये एक हेल्दी डिस्कशन था। विनर क्लियरली दोनों ही सिटीज अपनी अपनी स्टेट के लिए हैं। हैदराबाद हो या फिर बेंगलुरु, दोनों ही सिटीज अपनी स्टेट की जीडीपी के लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं और लॉन्ग टर्म में विनर कोई भी हो, हैदराबाद या बेंगलुरु, आईटी कैपिटल कोई भी बने, हैदराबाद या बेंगलुरु, जीडीपी में कोई भी आगे रहे, दोनों में से कोई भी ज्यादा डेवलप करे, फायदा सिर्फ एक का है, भारत का और आपका, क्योंकि हम सब एक हैं, हम सब भारतीय हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे ये एक हेल्दी कंपटीशन है जो कि हर एक सिटी में होना चाहिए, जो कि ओवरऑल बेनिफिट देगा हमारे भारत को और हमारे भारत को डेवलप करेगा। अपना आज का वीडियो हम यही खत्म करते हैं, लेकिन जाते जाते आपसे मेरा एक सवाल रहेगा, इस हैदराबाद वर्सेस बेंगलुरु के बैटल में आपके हिसाब से दोनों में से कौन सी सिटी आगे है और कौन आगे निकलेगा आपके हिसाब से, करंट सिनेरियोस और फ्यूचर ट्रेंड्स को देखते हुए? कमेंट्स में प्लीज बताइएगा। कोई बहुत अच्छा एनालिसिस या फिर रीजनेबल कमेंट होगा उसको मैं जरूर पिन करूंगा, और ऐसे ही एनालिसिस वीडियो के लिए मुझे फॉलो करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय, जय हिंद।